हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 में यानी कि टीपी एक्ट के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत के बारे में, या उसे चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, चुनाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे निर्वाचन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये इस अधिनियम में धारा 35 में दिया गया है, यानी 35 में इसका उल्लेख है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या चुनाव का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, ठीक, या निर्वाचन का सिद्धांत भी कहते हैं, निर्वाचन का सिद्धांत, ये सभी इसी के नाम हैं। ठीक, इतने नामों से ये जाना जाता है। धारा 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में इसका उल्लेख है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर हसन लॉ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। ये सिद्धांत वास्तव में एक ईमानदारी वाला सिद्धांत है, ईमानदारी पर आधारित है। ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे उन व्यक्तियों यानी कि भले ही उन व्यक्तियों पर व्यक्तिगत विधि कोई भी हो, व्यक्तिगत विधि कोई भी हो, मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में कहें, चाहे मुस्लिम लॉ हो या हिंदू लॉ हो, ये सिद्धांत सभी पर लागू होता है। ये सिद्धांत इच्छा पत्र पर भी लागू होता है और विलेखों पर भी लागू होता है, डीड पर। इस सिद्धांत को अंतर चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर चेतना सिद्धांत भी कहते हैं। हमें लिखना एक और है, या अंतर चेतना का सिद्धांत, 4 नामों से पकड़ा जाता है, का सिद्धांत भी कहते हैं। निर्वाचन के बारे में कहा जाए, यानी चुनाव के बारे में कहा जाए, चुनाव 2 असंगत या वैकल्पिक अधिकारों या दोनों में से एक के चयन की बाध्यता को कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, जो चुनाव है, जो निर्वाचन है या चयन है, 2 असंगत या वैकल्पिक अधिकारों या दोनों में से एक के चयन की बाध्यता को कहते हैं। उस मामले में जहां अनुदाता का स्पष्ट आशय है कि प्राप्तकर्ता दोनों का उपयोग एक साथ ना करे, दोनों का उपयोग एक साथ ना करे या दोनों का लाभ ना उठाए, यानी कि उसमें से एक ही का लाभ मिलेगा। निर्वाचन के सिद्धांत का मूल उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जो लिखित या दस्तावेज के अंतर्गत लाभ प्राप्त करता है, जो भार भी वहन करना चाहिए, ठीक, जब लाभ प्राप्त करता है तो उसे भार भी वहन करना चाहिए, देना चाहिए। चयन के सिद्धांत की आवश्यक शर्तें देखिए। चयन के सिद्धांत की आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? पहली शर्त है कि संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, संपत्ति का अनधिकृत अंतरण। ठीक, अनधिकृत अंतरण कहने का मतलब है कि एक ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो अंतरक की नहीं है, जो अंतरक की नहीं है, संपत्ति जिसके अंतरण का अधिकार उसे नहीं है और कर दिया जाता है।
दूसरा है संपत्ति का वास्तविक अंतरण। संपत्ति का वास्तविक अंतरण, वास्तविक अंतरण। संपत्ति का वास्तविक अंतरण में संबंधित संपत्ति का वास्तविक अंतरण आवश्यक होता है। इस सिद्धांत में यह है कि जो संपत्ति है उसका वास्तविक अंतरण होना चाहिए। अगर वो वास्तविक अंतरण नहीं है तो ये सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा, ये शर्त है। आंतरिक संपत्ति के स्वामी का संपत्ति में हित तथा अंतरण, समय और उसकी सहमति प्राप्त करना, ठीक, उसकी सहमति भी आवश्यक है और अंतरण के समय भी। अगली शर्त है, चौथी शर्त है लाभ। मतलब संपत्ति के स्वामी को अंतरण द्वारा लाभ सीधे मिलना चाहिए, ठीक, लाभ सीधे मिलना चाहिए, बिल्कुल सीधे लाभ मिलना चाहिए। तीसरा मैंने अभी बता दिया ओरल कि संपत्ति का जो स्वामी है, संपत्ति के स्वामी को अंतरण के द्वारा लाभ सीधा मिलना चाहिए, सीधे मिलना चाहिए। यदि लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है तो स्वामी को निर्वाचन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगली शर्त है कि संपत्ति का अनधिकृत अंतरण एवं स्वामी को लाभ प्रदान करना दोनों एक ही दस्तावेज के भाग होने चाहिए, होना आवश्यक है। दोनों एक ही दस्तावेज के भाग होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। संपत्ति के स्वामी के द्वारा, अंतरक द्वारा प्रदान किए गए फायदों को स्वीकार या अस्वीकार कर निर्वाचन का उपयोग करना, ठीक। छठी शर्त है कि संपत्ति के स्वामी द्वारा, अंतरक द्वारा प्रदान किए गए फायदों को स्वीकार या अस्वीकार कर निर्वाचन का उपयोग करना। अगली शर्त है, सातवीं शर्त है कि निराश अंतर्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति का मूल प्राप्त करने का अधिकार। अब देखिए केस है प्यारा सिंह बनाम चरण सिंह। प्यारा सिंह वर्सेस चरण सिंह, सन 1965 का केस है, ठीक। इस केस में ये कहा गया कि निर्वाचन के सिद्धांत से संबंधित केस है ये, निर्वाचन के सिद्धांत से, कि विलेख से संबंधित बात इस केस में कही गई है। विलेख से संबंधित बात चर्चा इस पर हुई है। और इस सिद्धांत, ये चुनाव सिद्धांत है, इसके आवश्यक तत्व देखिए। आवश्यक तत्व, सिद्धांत के आवश्यक तत्व। पहला तत्व है कि यदि कोई व्यक्ति वसीयत के अधीन लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे लिखित उपबंधों को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। लिखित उपबंधों को या तो स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें। दूसरा तत्व है कि निर्वाचन पर लाभ प्राप्त करने पर भार भी वहन करना होगा। भार भी वहन करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में उपबंधों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ये तीन तत्व इसमें चुनाव सिद्धांत में हैं। अब से उदाहरण से समझिए। सुल्तानपुर का फार्म, ठीक, सुल्तानपुर का फार्म गा एक नेम है, गा की संपत्ति है जिसका मूल 800 रुपये है। का उसे दान स्वरूप एक डीड या समलेख द्वारा खा को अंतरण करने का
प्रोफेस करता है कि दावा या वचन देता है करता है तथा उसी समलेख द्वारा गा को 1000 रुपये का फ़ायदा प्रदान करता है। गा के पास अब दो रास्ते हैं। गा के पास दो रास्ते हैं कि उनमें से उसको एक रास्ता चुनना है। अब वो दो रास्ते कौन से? या तो 1000 रुपये का जो फ़ायदा है, फ़ायदा लेना चुने, या तो 1000 रुपये का फ़ायदा लेना चुने, फ़ायदा जो आया वो ले। और दूसरा अपनी संपत्ति को अंतर्ती को देने से मना कर दे। ठीक, ये दो रास्ते उनमें से एक अपनाना होगा। अब ये सिद्धांत आगे देखिए। यह सिद्धांत हिंदू या मुस्लिम विधि पर लागू होगा या नहीं? हिंदू और मुस्लिम विधि पर, हिंदू व मुस्लिम विधि पर, मुस्लिम विधि पर लागू होगा या नहीं, या नहीं। ठीक, अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि लागू होगा या नहीं। अभी शुरू में मैंने बताया था कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत विधि पर लागू होगा, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों पर लागू रहेगा। हिंदू विधि में ये सिद्धांत शुरू से ही लागू था, प्रारंभ से ही लागू था, लेकिन मुस्लिम विधि पर ये सिद्धांत लागू प्रारंभ में नहीं होता था। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने एक केस है सादिक हुसैन बनाम हासिम अली, सादिक हुसैन बनाम हासिम अली। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने इस सिद्धांत को लागू किया। तब से ये मुस्लिम लॉ पे भी लागू रहता है, लागू होगा मुस्लिम विधि पे भी। अब इस तरीके से दोनों विधियों पर ये लागू है। फिर अगला टॉपिक आ रहा है कि निर्वाचन के लिए समय सीमा। निर्वाचन के लिए समय सीमा, ठीक, समय सीमा निर्वाचन के लिए यदि संपत्ति के स्वामी को निर्वाचन के कर्तव्य की जानकारी है या नहीं, या उन सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता है जो निर्वाचन से जुड़ी हैं, और वह निर्वाचन नहीं करता है, चाहे अंतरण की पुष्टि की हो या नहीं, और अंतरण की तिथि से 1 वर्ष बीत जाता है, तो धारा 35 के अनुसार अंतरण समाप्त नहीं हो जाता। जहां निर्वाचन के लिए समय सीमा निश्चित कर दी गई है और वह व्यक्ति जिसे निर्वाचन करना है उस निश्चित अवधि के भीतर निर्वाचन का अपना आशय नहीं जाहिर करता, वहाँ ये समझा जाएगा कि उसने अंतरण के लिए सिद्धांत, फिर सुन लीजिए, वहाँ ये माना जाएगा कि उसने अंतरण के विरुद्ध निर्वाचन किया है, अंतरण के विरुद्ध निर्वाचन किया है। सिद्धांत के अपवाद देखिए, अपवाद, ठीक, ये सबसे लास्ट में है सिद्धांत के अपवाद। पहला अपवाद यह है कि चुनाव का सिद्धांत वहीं लागू होगा जहां पर दोनों अंतरण वैध हों। यदि दोनों अंतरण में से एक भी अंतरण अवैध है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा अपवाद, केवल इतना ही नहीं, जहाँ पर अवैधता होगी वहाँ पर चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा, किंतु ये सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ अंतरण के परिणाम उचित नहीं निकले, क्योंकि चुनाव का सिद्धांत का अधिकार साम्य है, वहाँ भी लागू नहीं होगा। फिर अगला, इसी प्रकार से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में उल्लेखित सिद्धांत
अर्थात कोई अंतर शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम है तो भी चुनाव सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये भी अपवादों में आएगा। एक व्यक्ति जिसको संव्यवहार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ऐसा फ़ायदा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है, चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और चौथा अपवाद है, सरकारी अनुदानों के अंतर्गत भी निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। सरकारी अनुदानों के अंतर्गत भी ये चुनाव यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की निर्वाचन के सिद्धांत के बारे में, यानी कि चयन सिद्धांत के बारे में, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में इसका वर्णन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।